हाय बच्चों, कैसे हो। हमने पाठ नंबर 7 में रजा साहब जो चित्रकार है उनकी जानकारी हमने देखी। आज हम पूर्ण विश्राम ये 8वां पाठ हम देखने वाले हैं। इसे लिखा है सत्यकाम विद्यालंकार। पूर्ण विश्राम ये एक हास्य कहानी है। इसमें डॉक्टर ने बताया था कि आपको विश्राम करने की, आराम करने की ज़रूरत है, तो वो कहीं पर समुद्र के किनारे पर जाकर दिन भर विश्राम करना चाहते हैं। लेकिन उसमें क्या क्या होता है वो हास्य व्यंग से यहाँ पर पाठ में लेखक ने बताया है। देखो, जब भी हम कहीं घूमने जाने वाले होते हैं तो क्या होता है, घर में कोई नहीं होता तो घर का पूरा दरवाज़ा लगाया है या नहीं, खिड़की लगाई है या नहीं, कुछ चालू तो नहीं हो रहा, नल तो खुला नहीं रहा, इस सभी के बारे में हम एक दूसरे को पूछताछ करते हैं। और इसी पूछताछ में फिर उन्हें लगता है कि मैंने कोई खिड़की या कुछ बंद नहीं किया, ठीक तरह से वो बंद नहीं हुआ, तो मन में डर सा निर्माण हो जाता है और वो बिना विश्राम किए ही वापस आते हैं। इस प्रकार का ये पाठ है और बहुत व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ प्रस्तुत किया है। तो हम वही पाठ देखते हैं। इस पाठ के लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। इनका पहले परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1935 लाहौर, अविभाजित भारत, मतलब वहाँ पर भारत और पाकिस्तान वो अलग नहीं हुए थे, इसीलिए अविभाजित कहा। परिचय: आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यावहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रमुख कृतियाँ: स्वतंत्र पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन लेख संग्रह है। वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी जीवन चरित्र, इनके जीवन चरित्र आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ प्रसिद्ध है। अब इस गद्य संबंधी देखते हैं। इस पाठ में क्या कहा है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। यही लेखक ने यहाँ इस पाठ में बताना चाहा है। तो देखते हैं विस्तृत रूप से ये पाठ। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। देखो, जब डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको विश्राम की ज़रूरत है, आपको कुछ नहीं हुआ है, तो विश्राम करने से आप फिर प्रसन्न हो जाएंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। देखो, कहीं जाना हो तो ये तो अपने आप जल्दी आँख खुल जाती है और उठकर सभी तैयारियां करने लगते हैं सभी घर वाले। उसी प्रकार लेखक की पत्नी जल्दी ही 2 बजे ही उठी और फिर वो कुछ याद करने लगी, क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में सोचने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी।
दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। यानी कि जो भी कामकाज करने थे वो सभी कामकाज करने के लिए कहे गए और जो बाकी काम था वो भी कर लिया। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने करकमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया, यानी कि जो भी उन्होंने लिख कर दिया था वो सभी लिखा हुआ सामान आया है या नहीं, ये सब कुछ अपनी आँखों से वो देखती है। और कर कमाल मतलब अपने हाथों से वो घड़ी की घुंडी घुमा देती है। मतलब वो पहले ऐसी घड़ी थी तो उसे चाबी देनी पड़ती थी, घुंडी वो घुमानी पड़ती थी और वो चाबी देने के बाद वो अलार्म बजता था। तो 5 बजते ही अलार्म अपना काम शुरू कर दिया है शोर मचाने का। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, यानी कि उस समय सभी स्टोव पर, गैस पर नहीं तो स्टोव पर वो खाना बनाते थे या जो भी करना था चाय वगैरह तो वो सब कुछ स्टोव पर करते थे। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौंकनी करने में चला गया। धौंकनी करना मतलब वो तेल भरने के बाद वो पिन रहती है, वो बीच में कुछ अटका तो नहीं, तो साफ सफाई उसकी करने में ही चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी, यानी कि इतनी तैयारी उनकी चालू थी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। तो क्या मूल मंत्र है जीवन का? तो एक दूसरे से सहयोग की भावना जो रखते हैं वही भावना यह जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग अब कौन कौन से बातों का? देखो, मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। तो सहयोग किन बातों से होता है? तो मन, वचन और कर्म, इन तीनों से ही होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। हाथ बटाना ये मुहावरा है। हाथ बटाना मतलब सहायता करना, मदद करना। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। यानी कि तुम पूड़ियाँ रख रही हो, पूड़ियाँ मतलब पूरी, तो उसके साथ साथ मिर्ची का अचार भी जरूर लेना, वो अच्छा लगता है। ऐसे कहना था। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। यानी कि जो कश्मीर से गुलबंद लाई थी, मतलब वहाँ पर बुनाई वगैरह कढ़ाई बुनाई होती है वो ऐसी गुलबंद, तो वो भी तुम लेना, उसे भूलना नहीं। तो वो गुलबंद कहाँ से लाई थी? तो वो गुलबंद कश्मीर से लाई थी। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना। तो एक दूसरे को वो याद करके दे रहे थे, तुम वो रखो मैं ये रखूँगा, ऐसे नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। यानी कि अगर तुमने सूट नहीं रखा तो वहाँ पर नहा ही नहीं सकेंगे, अधूरा ही रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। देखो कैसे याद कर रहे हैं सभी, तुमने ये लिया या नहीं, वो लिया या नहीं। वह तो रख लूँगी,
लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। यानी कि वो जो राइटिंग पैड होता है जो एग्जाम के वक्त हम लेते हैं लिखने के लिए, तो वो राइटिंग पैड भी लेना भूलना नहीं। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। ये तो वक्त भी नहीं मिलता। यानी कि माँ की चिट्ठी आकर बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे उसे जवाब देने के लिए समय ही नहीं मिला। तो वहाँ पर मैं बैठे बैठे ये चिट्ठी लिख दूंगी। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? यानी कि अगर लिखनी है चिट्ठियाँ तो उसके जवाब देने के लिए वो आई हुई चिट्ठियाँ भी लेनी होगी, नहीं तो जवाब कैसे देंगे? किसका आया है कहती है तो किसकी चिट्ठी का जवाब देंगे। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। यानी कि बहुत धूप है तो सर दर्द होता है धूप के कारण, तो इसलिए छतरी भी ले लेना ताकि धूप ना लगे। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। यानी कि चमड़ी पर सभी छाले पड़ जाएंगे, तो इसके लिए तुम पहले क्रीम भी रखो। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसीलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। यानी कि एक दूसरे के लेखन का जो समालोचन, जो भी गलतियां होती है तो एक दूसरे को वो बताते रहते हैं। तो ऐसे समालोचन करने के लिए आए थे। तो जब फुर्सत होगी, समय मिलेगा, तब वो समालोचन कर लूँगा, ऐसे वे सोचते हैं। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कर्तनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। यानी कि कविता लिखनी है तो वो प्रेरणा मिलने के लिए जुहू सबसे अच्छा स्थान है, वहीं पर मैं वो करूँगा। आखिर अटैची कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। यानी कि बहुत कुछ लिया था अपने साथ, थैलियाँ ली थी, झोले लिए थे भरकर, हाँ, और उसमें बहुत सारा काम भी उन्होंने अपने साथ लिया था। 5-7 मिनट हो तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? देखो, वो वहाँ पर पहुँचे ही थे, और जब वो पहुँचे तब उन्हें वहाँ का दृश्य देखने के बाद ऐसे लगा कि कहीं स्वप्न लोक में वो आ गए हैं। और समुद्र के तट पर वहाँ पर जो ऊंची ऊंची लहरें आ जाती है, समंदर की वो लहरें, ये बहुत अच्छा लगता है। और तभी एक बड़ी लहर आ जाती है और उन दोनों को भी ढक देती है। लेकिन तभी श्रीमती जी को याद आता है और वो पूछती है कि बरामदे की जो खिड़की है वो आपने बंद कर दी थी या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? यानी कि वो अगर खिड़की खुली ही रह गई हो तो क्या करेंगे? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। यानी कि उसके मन में
बहुत सारे विचार आने लगे। अगर खुली रह गई तो क्या क्या करेंगे, कैसे होगा। हाँ, इससे वो चिंता में रह गई। रंग पीला पड़ना मतलब चिंता सताना। मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। यानी कि जब जो होगा सो होगा, अब क्या बोलने से फ़ायदा। ये जब कहते हैं लेखक तब उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, वो रोना शुरू कर देती है। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। देखो ये धड़कन उनकी बढ़ गई थी, इसीलिए वे विश्राम करने के लिए जुहू पर गए थे। लेकिन जुहू पर जाने के बाद 5 मिनट में ही उनकी पत्नी को खिड़की की याद आती है, वो खुली है या बंद है, और इसी के कारण उनकी धड़कनें और भी बढ़ जाती है। यानी कि विश्राम करने के लिए आए थे लेकिन उससे भी ज़्यादा ये धड़कनें ज़्यादा तेज से चल रही थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर जाकर देखा कि खिड़की की चटखने बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। देखो ये मन की जो शंका होती है ना, तो मन की शंका हमें वहाँ शांति से बैठने नहीं देती। कोई हम शांति से बैठ ही नहीं सकते हैं। अरे तो श्रीमती जी के मन में क्या भय था कि खिड़की खुली है तो क्या होगा, हाँ कोई तो चोर आएगा या कुछ होगा, ऐसी अलग सी बातें उनके दिमाग में आ रही थी। लेकिन जब वो वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वो खिड़की खुली है या बंद है, तो वो खिड़की अंदर से बंद थी, एकदम सही थी। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। यानी कि पहले अकेले लेखक की ही दिल की धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन अब तो दोनों के भी दिल की धड़कनें बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है, जैसे इनके लिए हुआ। यानी कि गए थे विश्राम करने के लिए, लेकिन वहाँ खिड़की खुली है या बंद है इस पर विमर्श होकर फिर किसी को भी याद नहीं आता है कि किसने बंद की है या नहीं। तो इसी संभ्रम में फिर से वो वापस अपने घर पहुंचते हैं बिना विश्राम किए ही। तो इस प्रकार का ये पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है। तो ये आप भी एक बार फिर से पढ़ो और इस पाठ का व्यंग हास्य समझ लो। मुझे लगता है कि आपको ये पाठ समझ में आया। धन्यवाद।